वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। बहुत शानदार वीडियो लेके आए हैं हम आज आपके लिए। मॉडल पेपर को जो है पूरा का पूरा सॉल्व करके बताएंगे। ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर ही आने वाला है, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कितना टाइम देना है, कैसे लिखना है, क्या आपकी प्रोसीजर होनी चाहिए, क्या आपका उसमें तरीका होना चाहिए, वो सब जो आपको एक पेपर के लिए जानना जरूरी है वो सब कुछ लेके आए हैं आज हम इस वीडियो में। बहुत ही काम का वीडियो है, पूरा देखना है ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपको कैसे पेपर को अटेंड करना है। 90 प्लस मार्क्स लेके आना है ना, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप उससे थोड़ा सीख लो ताकि आपके लिए 90 प्लस जो है वो चुटकियों का खेल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि शुरू में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ ये जाननी ज़रूरी है कि आप जब क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो वो क्वेश्चन किस तरह से अटेंड करना है। देखो, ये एक टेबल आपके पेपर में बनी हुई आएगी, आपको बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। 5 खंडों में आपका पेपर आएगा, 5 सेक्शंस में बटा हुआ होगा, अ ब स द और य। ठीक है, अ सेक्शन में, अ खंड में आपके कुल 20 क्वेश्चन होंगे, कुल 11 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है उसमें 10 क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है ना, तो यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है, लेकिन उसमें 10 क्वेश्चन शामिल है। अब देखो आपको करना क्या होता है, वरना आप हमेशा जब पेपर अटेंड करते हो तो आपके दिमाग में एक बात रहता है कि जो पहले आए वो पहले कर दे, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये आपको एक साथ अटेंड करना है। एक साथ का मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपने पहले का तीसरा कहीं और लिख दिया, पहले का चौथा कहीं और लिख दिया, नहीं। आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस के आंसर एक साथ देने हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। तो 1 से 10 तक ये आपके आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और उन 4 में से एक सही आपको निकाल के रखना है। तो बहुत इजी है सेगमेंट ये वाला। फिर 2 से 11 तक, जिसमें आपको 2 से 8 तक तो जो होंगे वो एक एक लाइन में लिखने वाले आंसर्स होंगे, और 9, 10 और 11 3 क्वेश्चन जो होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान भरो वाले होंगे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आनी नहीं है इस सेगमेंट में। कुल 1 से लेकर 11 तक यानी कि जो कुल जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे, और उनका अंक भार भी 20 होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, फिर 12 से लेकर 19 तक टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 16 मार्क्स के होंगे। अब 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स के, तो आप समझ लो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। 20 से लेकर 23 तक यानी कि 4 क्वेश्चन, और ये सेगमेंट है आपके 16 मार्क्स का। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स के, तो यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का। यहाँ 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स के, यानी ये हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 24 और 25 जो होंगे वो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, और 10 मार्क्स के, यानी कि हर मैप जो है वो 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद 26, 27 और 28 ये 3 ही क्वेश्चन आएंगे जो 18 नंबर, यानी कि हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। ये आपको मार्क्स जानने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हो तो प्रायोरिटी दे सको कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से लिखना है, कितने उसकी शब्द सीमा होनी चाहिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ज्यादा लिखने के चक्कर में जो कम महत्वपूर्ण होते हैं उन प्रश्नों को बहुत ज्यादा समय दे देते हैं, और महत्वपूर्ण जो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो आपको एक अच्छे से पूरी स्ट्रेटजी बना के पेपर देना है। कैसे देना है, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं कुल 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3.25 घंटे का समय है। 3.25 घंटे का मतलब होता है 195 मिनट्स, टोटल 195 मिनट्स। ओके, तो अब आप इन 195 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे अच्छे से उपयोग करना है। पहला सेगमेंट जो कि 20 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये बहुत छोटा सेगमेंट है, तो इसको हमें देने हैं कुल 30 मिनट। समझ रहे हैं आप। तो आपको पहले तो क्या करना है, देखो पहले के 15 मिनट तो आपको अच्छे से पेपर पढ़ना है।
ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपको इन्हीं 15 मिनट्स में डिसाइड कर लेना है कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से कितने मार्क्स कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, अच्छे से डिसाइड कर लेना है। तो पहले 15 मिनट आपको क्या करना है, आपको पेपर पढ़ना है। ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया, वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है आपका। अगर आप पेपर अच्छे से समझ लेते हो तो इसका मतलब आपने आधा काम कर लिया है। आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो आपकी आधी सफलता होता है, ठीक है ना। तो 15 मिनट, पहले 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है। उसके बाद हम देंगे इस सेगमेंट को टोटल 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में पहले 5 मिनट में तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि इन 10 क्वेश्चंस में से कौन से जो ऑप्शंस हैं वो सही है, और अगले 2 मिनट में आपको वो लिख लेने हैं। और फिर उसके बाद में 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 8 जो है वो एक लाइन, वन लाइनर्स जो है क्वेश्चंस है वैसे आएंगे। तो इसको आपको देने हैं 30 मिनट्स। किसको? खंड अ को। खंड अ जो है उसको आपको 30 मिनट देने हैं, जिससे आपके 20 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर 12 से लेकर 19 तक 8 क्वेश्चंस हैं जो कि हैं 16 नंबर के, लेकिन ये 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से लिखना भी है, कम से कम 2 या 3 लाइन एक क्वेश्चन के लिए लिखनी है। तो इसको भी आपको देने हैं कुल 30 मिनट। 30 मिनट खंड ब के लिए, ठीक है ना। खंड ब के लिए भी 30 मिनट। उसके बाद में आपका सेगमेंट आता है खंड स, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए। देखो 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन, यानी लिखना आपको लगभग लेंथ उतनी ही है, बस हर क्वेश्चन में आपको लिखने की लाइंस बढ़ा देनी है। तो आपको पॉइंट वाइज अच्छे से लिखना है। इसको भी हम दे सकते हैं 30 मिनट, आराम से 30 मिनट में 4 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, यानी कि खंड स को भी हम देंगे 30 मिनट। अगला जो है हमारा मैप से रिलेट करता है। तो मैप में आपको पहले अच्छे से मैप देखना है, फिर राज्यों को डिसाइड करना है और उसके बाद में फिल करना है। तो 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं 5-5 नंबर के। आप 5 मिनट में आराम से मैप देख सकते हो और अगले 5 मिनट में फिल कर सकते हो, यानी एक मैप के लिए आपको 10 मिनट। 2 मैप्स हैं तो इस सेगमेंट को आप देंगे टोटल 20 मिनट। 20 मिनट आप देंगे खंड द को, यानी जो मैप से रिलेटेड सेगमेंट है। फिर है अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो वो हर क्वेश्चन 6 नंबर का है। आप हर क्वेश्चन को कम से कम 20 मिनट दीजिए, यानी 3 क्वेश्चन है तो आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा इस सेगमेंट को देना है, खंड य को। तो ये जो टोटल हो जाते हैं आपके कितने हो जाते हैं, देखिए ये टोटल हो जाते हैं 185 मिनट्स। यानी कि अगर हम अंदाजा लगाएं तो आराम से सारे क्वेश्चन करने, पेपर पढ़ने के बाद भी हमारे पास 10 मिनट बच जाते हैं। और इन 10 मिनट में आपको करना क्या है, ये 10 मिनट बचाने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि लास्ट तक आपसे परीक्षक कॉपी छीनने के लिए आ जाए और आप तब तक सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ये 10 मिनट बचाने हैं ताकि आप अपनी कॉपी को आराम से फाइल कर सको, वो मैप उसके साथ अटैच कर सको, देख सको कि कहीं आपने कोई गलती ऐसी तो नहीं कर दी है जो आपके नंबर हटा ले आपके मार्कशीट में से, या कहीं आपने अंडरलाइन करना भूल तो नहीं गए हो, किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, बताना है। वो सब चीज़ें देखने के लिए 10 मिनट आपको पूरा वापस पुनः देखने के लिए है, पुनः देखना। और तब हो जाते हैं आपके 195 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे और 15 मिनट कंप्लीट। और इसी तरह से आपको पेपर देना है, ठीक है ना। समझ गए? अच्छे से क्वेश्चन समझना है, अच्छे से पेपर देना है, टाइम उसका पूरा डिवाइड करो और फिर अपने आप को प्रिपेयर करो कि आप इस टाइम में कर सको। बिल्कुल कर सकते हो आप, आराम से क्वेश्चन सेलेक्ट करो और कोशिश करो कि इस टाइम लिमिट में मैं वो क्वेश्चन लिख दूं, ठीक है ना। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि मॉडल पेपर को सॉल्व किस तरह से करना है। ये अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 28 क्वेश्चन तक एक भी हमने ऑप्शन छोड़ा नहीं है। आइए देखते हैं किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। अब होता क्या है, बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि वो कई बार इस पूरे क्वेश्चन का आंसर एक
शब्द में लिख के आ जाते हैं। साफ लिखा हुआ है कि एक पंक्ति में देना है, यानी कम से कम एक लाइन तो पूरी लिखनी है। कहने का मतलब जो आंसर देना है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से देना है, ठीक है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। अब बच्चे क्या करेंगे, इसका सिर्फ एक शब्द लिख सकते हैं। आप लोग एक शब्द लिख देते हो कि पुष्यभूति ने किया था, लेकिन आपको प्रॉपर आंसर देना है वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इस प्रकार से इसका पूरा अप्रोप्रिएट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब तक कौन ऐसा व्यक्ति है जो जब तक चाहेगा तभी तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। आपको पूरा आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देना है। भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब हमने राज्य सरकार वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या तो निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 500 और कम से कम 60 हो सकती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी एक सदस्य कम से कम 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। राजस्थान के किस नगर को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान में किस नगर को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, ये 6th क्वेश्चन है। आंसर है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताइए, क्यों ये मिशन चालू किया गया। तो इसका आंसर लिखा जा सकता है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को खुले में शौच से मुक्त करना, ठीक है। 8वां क्वेश्चन जो है वो जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है वो एग्जैक्टली आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि लोकतंत्र वाले चैप्टर में से जो टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए थे ये उनमें से दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने आपका आंसर यहाँ लिख दिया है कि लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, उसमें अलग अलग चीज बताया गया है। सामाजिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, धार्मिक लोकतंत्र। तो उसमें सामाजिक लोकतंत्र में लिखा जा सकता है कि रंग, जाति, लिंग, भाषा, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव ना करना सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। हालांकि ये आपके जो रिवाइज सिलेबस है उसमें से रिड्यूस किया जा चुका है ये टॉपिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के उस सेगमेंट की जिसमें आप आंसर तो सही दे दोगे लेकिन लिखने में गलती करोगे। क्या करोगे आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन है इसमें बच्चे सिर्फ वही शब्द आंसर के रूप में लिख के आ जाते हैं जो कि भरना है यहाँ पर। लेकिन करना क्या है, आपको पूरी लाइन लिख के आनी है और जो आंसर है उसके नीचे डॉट लगा के और उसको हाईलाइट करना है ताकि पता चल सके कि हाँ ये जगह खाली थी और यहाँ बच्चे ने आंसर लिखा है। तो दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि आपको ये पूरी लाइन वापस लिखनी है, ठीक है। 9वां है, भारत में तिलहन उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। किस राज्य का है? राजस्थान का। हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि तिलहन और दलहन दोनों फसलों में राजस्थान का फर्स्ट जो है स्थान है। फिर 10वां है, ग्राहम बेल ने का आविष्कार किया जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। ये भी हमने पढ़ा था कि संचार की दुनिया में क्रांति टेलीफोन के आने से आई और जिसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, तो यहाँ ब्लैंक में टेलीफोन भरा जाएगा। फिर है, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से देश का विश्व में प्रथम स्थान है। पूरे दुनिया में पहला स्थान किस देश का है? भारत का है, क्योंकि बाजरा जितना भारत में खाया जाता है और शायद नहीं कहीं खाया जाता, तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत देश का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, खंड ब, जिसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, खंड ब की, जिसमें कुल 8 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पूरा सेक्शन 16 नंबर का होगा। जब आप 2 नंबर के क्वेश्चन किसी क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हो जो 2 नंबर का है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसकी शब्द सीमा को बहुत ज़्यादा भी नहीं करो और पूरा आंसर भी दे दो, ठीक है ना। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे 12वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में समहर्ता के कार्य बताइए। हमने पढ़ा था कि मौर्य काल में जो समहर्ता होता था बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी के टाइम में वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर होता है, तो उनके काम भी वही होते थे। तो समहर्ता के कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का हिसाब रखना
और बजट तैयार करना। सिंपल से 3 पॉइंट्स में हमने जवाब दे दिया, ठीक है ना। तो जवाब भी आपको भी इसी तरह देना है, पॉइंट टू पॉइंट, और जितना हो सके उन शब्दों का ध्यान रखना है जो आप काम में ले रहे हो। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि 1 अक्षर में या 2 अक्षर में अपना आंसर खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, तो हम आंसर ये देंगे कि रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है क्योंकि इसके अनुसार क्या क्या हुआ था। पहली बात तो ये हुई थी कि केवल शक के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था, किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर सकते थे। दूसरा, बिना मुकदमा चलाए या बिना सुनवाई के ही 2 साल तक जेल में कैद रखा जा सकता था, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको काला कानून कहा गया। तो हमने अपना आंसर पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट दे दिया है, तो ये 2 नंबर इस प्रकार से आपके पक्के हो जाते हैं। हाँ, तो 14वां क्वेश्चन है, नगदी फसलें क्या है? कोई 2 नगदी फसलों के नाम लिखिए। देखो, क्वेश्चन नगदी की जगह व्यापारिक फसलें भी आ सकता है, व्यावसायिक फसलें भी आ सकता है, औद्योगिक फसलें भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये इनमें से कोई भी नाम आए तो एक ही बात है। नगदी फसलें है क्या? कोई 2 नगदी फसलों के नाम लिखिए। यानी कि क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड है। 1 नंबर में पूछा है कि है क्या, और 1 नंबर में ये बताना है कि इसके एग्जाम्पल देने हैं। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए या उद्योगों के कच्चे माल के रूप में किया जाए, ठीक है ना, उनको कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाए, उनको नगदी, व्यापारिक, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें कहते हैं। मैंने चारों ही नाम लिख दिए हैं, आपको कोई भी एक नाम जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो लिख देना है, ठीक है। उदाहरण दिया जा सकता है इनका, गन्ना, कपास, जूट, ठीक है ना। आपको 2 उदाहरण देने हैं, कोई भी 2 उदाहरण आप दे सकते हैं। मक्का भी इसमें एक उदाहरण हो सकता है, क्योंकि मक्के का प्रयोग भी उद्योगों में स्टार्च आदि के रूप में किया जाता है। तो ये उदाहरण है इसके। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ठीक है, मेरे विचार से सड़क दुर्घटनाओं को, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो ना, तो हमेशा क्वेश्चन को अपने अंदर एसिमिलेट करके चलो। मेरे विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्न प्रयास होने चाहिए। पहला, सभी नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए, यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, और पैदल चलने वालों के लिए फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं ना, देखो एकदम पॉइंट टू पॉइंट उनके आंसर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको भी इसी तरह आंसर देने हैं। 16वां क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। अब क्लियर कहा है कि 2 ही उद्देश्य बताने हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या क्या है? पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना। हम हर साल ये मान के चलते हैं कि हमें कुछ हमारे गोल्स हैं जो हमें अचीव करने की भी इतने % हमें बढ़ोतरी लेनी है, तो वो सारे लक्ष्य जो है वो प्राप्त करना। और दूसरा, गरीबी की समस्या का समाधान करना। गरीबी की समस्या क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो आर्थिक नियोजन के ये दोनों उद्देश्य हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी शहर में औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? औद्योगिक प्रदूषण का ये जो क्वेश्चन है, ये आपके जल संसाधन वाले चैप्टर में से है। तो औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? एक तो अपशिष्ट जल को नदियों में मिलाए जाने से पूर्व ठोस कचरे को अलग किया जाए, ताकि नदियों के पानी में अगर जल मिल भी रहा है उद्योगों का, तो भी ठोस कचरा नहीं मिले, जो कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा, प्रदूषण मानकों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। मानक क्या होते हैं कि निर्धारित किया जाता है कि इस स्केल से ज्यादा प्रदूषण किया नहीं जाना चाहिए। तो एक बात आपने नोटिस की होगी, जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले, तो सारे जवाब जो है वो बिल्कुल पॉइंट वाइज दिए गए हैं। आपके भी मार्क्स तभी गेन कर पाएंगे जब आप प्रॉपरली पॉइंट के साथ आंसर देंगे। अगला 18वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक कोई 2 परिस्थितियां लिखिए। तो एक बच्चा क्या गलती करते हैं हमेशा कि जब आंसर देते हैं तो अपना डायरेक्ट आंसर शुरू कर देते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन तो लिखते नहीं है, जब आप बोर्ड के पेपर दे रहे होते हैं तो क्वेश्चन लिखना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब आप आंसर लिख रहे हैं तो इस आंसर की शुरुआत ऐसे कीजिए कि आपका आंसर क्वेश्चन से रिलेट कर जाए। तो हमेशा इस तरह से शुरू कीजिए, जैसे क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता हेतु तो आवश्यक कोई 2 परिस्थितियां लिखिए। तो आंसर यहां से शुरू करेंगे कि लोकतंत्र की सफलता हेतु निम्न परिस्थितियां आवश्यक है, ठीक है। फिर वो 2 परिस्थितियां कि राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ आप एक बात नोट करेंगे कि मैंने शांति और व्यवस्था और सामाजिक न्याय के नीचे अंडरलाइन की है। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो मैं चाहती हूँ या आप चाहें कि आंसर में हाईलाइट हो, तो हमेशा उसके नीचे अंडरलाइन करनी है आपको।
अगला 19वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य लिखिए। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन में अनुशासन बनाए रखना। और दूसरा कार्य होता है सदन की कार्यवाही एवं कार्यक्रम निर्धारित करना, कि कब प्रश्नकाल होगा, कब शून्यकाल होगा, है ना, ये सब डिसाइड करना और सदन के बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन में अनुशासन बनाए रखना। तो ये है वो क्वेश्चंस जो 2 नंबर में आते हैं। हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं ताकि क्या है कि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो बच्चों, जो 20वां क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है उसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसमें रिड्यूस कर दिया गया है, रिवाइज सिलेबस में ये क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन जो अथवा में दिया गया है वो है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो जब क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कम से कम 3 या 4 आप पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण हैं। सबसे पहला कारण है उच्च जन्म दर। भारत में जन्म दर बहुत उच्च है जिससे प्रतिवर्ष जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है। अब जब आंसर देंगे तो आपको, जब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पॉइंट वाइज आंसर देते समय ये ध्यान रखना है कि आपके पॉइंट्स प्रॉपरली हाईलाइट भी हों। ठीक है ना, तो हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये अंडरलाइन या तो आप सेम पेन से करेंगे या फिर पेंसिल से करेंगे। ठीक है ना, दूसरा पेन यूज नहीं करना है आपको, या तो सेम ही पेन यूज कर लो और या फिर पेंसिल यूज करो। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। ये एक अच्छी बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन इससे मृत्यु दर कम हुई है और जीवन प्रत्याशा के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। अब जन्म ज्यादा ले रहे हैं बच्चे लेकिन लोग मर कम रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण ये भी है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने यही पढ़ा था कि जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारण क्या है, जन्म दर में कम बढ़ोतरी, मृत्यु दर में कमी और प्रवास, है ना। तो ये 3 कारण हम जनसंख्या वृद्धि के पहले लिखेंगे। पहला कारण उच्च जन्म दर, दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार और तीसरा प्रवास। दूसरे देशों से भारत में जनसंख्या के प्रवास ने भी जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इनके नीचे अपन ने जब अंडरलाइन कर दी तो इसका मतलब ये हमारे जो हाईलाइट करने वाला पॉइंट है वो बन गया। शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अब है क्वेश्चन नंबर 21, गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय बताइए। ठीक है, गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण एवं उनका निवारण किया जाना चाहिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, नंबर 4 जनसंख्या नियंत्रण किया जाना चाहिए, नंबर 5 सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाया जाना चाहिए। लक्षित समूह यानी जिसको वास्तव में योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, और स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाए, नंबर 6। तो ये 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से अगर पॉइंट लिखते हो तो कोई भी 5 पॉइंट या 4 पॉइंट चूज कर सकते हो। तो सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण और उनका निवारण पहला पॉइंट, दूसरा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, तीसरा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन, चौथा जनसंख्या पर नियंत्रण, 5वां सरकारी योजनाओं का लाभ जिसको मिलना चाहिए उसे मिले, और छठा स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि क्या है व्यक्ति स्वरोजगार करे तो वो सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहता। ठीक है, ये गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय हैं। अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है बेरोजगारी के कोई 2 प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करो। मतलब आपको 2 ही पॉइंट लिखने हैं, कोई 2 ही प्रकार बताने हैं। आपकी बुक में 5 या 6 प्रकार बताए गए हैं बेरोजगारी के, तो आपको कोई 2 ही प्रकार बताने हैं। तो पहला हम बता सकते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, कई व्यवसाय मौसम के अनुसार संचालित होते हैं, जैसे कि मानसून आधारित कृषि। भाई अगर सिंचाई से कृषि कर रहे हैं तब तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन अगर बारिश पर आधारित जो मानसून आधारित कृषि जो भारत की मुख्य कृषि है अगर वो की जा रही है जैसे तो क्या होता है वो एक लिमिटेड मौसम के अनुसार ही की जा सकती है। या चीनी मिलें, तो चीनी मिलें कब चलती है, जब गन्ने का उत्पादन होता है, गन्ने की फसल होती है, उसी समय चीनी मिलें प्रारंभ होती है। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो मौसम के अनुसार संचालित होते हैं। वर्ष के बाकी समय व्यक्ति के पास कार्य नहीं होता करने के लिए, क्योंकि अपना कार्य वो कर चुका है। इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, जब एक निश्चित समय के लिए उसके पास काम हो और बाकी टाइम नहीं हो तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। फिर छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, कई बार किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्यरत होते हैं, ना तो उनके होने से उत्पादन में वृद्धि होती है
और ना ही उन्हें हटाने से उत्पादन में कमी आती है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक खेत है, उसमें 4 जने काम करते हैं तो भी मान लो 50 क्विंटल धान उत्पन्न होता है, और अगर 6 जने काम करेंगे तो भी 50 क्विंटल धान उत्पन्न होगा। तो जो 2 जने एक्स्ट्रा लगाए गए हैं उनका क्या फायदा है ना, वो श्रम शक्ति तो वेस्ट हो रही है। तो कई बार किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्यरत होते हैं, ना तो उनके होने से उत्पादन में वृद्धि होती है और ना ही उन्हें हटाने से उत्पादन में कमी आती है। इससे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। दिखता भी नहीं है और है भी, इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर प्रॉपरली क्वेश्चन से रिलेट करे। ठीक है, तो ये था 21वां क्वेश्चन। अगला 22वां क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। देखो सीधा सा क्वेश्चन यही बनता है कि उपभोक्ता के कर्तव्य क्या क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया है। तो जब क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है ना, तो आंसर भी आपको उसी अकॉर्डिंग देना होता है। तो हम ये लिखेंगे कि एक उपभोक्ता के रूप में मेरे कर्तव्य, ठीक है ना, हम ये नहीं लिखेंगे कि उपभोक्ता के कर्तव्य, हम लिखेंगे एक उपभोक्ता के रूप में मेरे कर्तव्य। सबसे पहला, खरीदी गई वस्तु का बिल या रसीद तुरंत प्राप्त करना। दूसरा, खरीदने से पूर्व वस्तु की लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, चाहे उस पर लिखी गई हो चाहे नहीं लिखी गई हो, दुकानदार से पूरी जानकारी लेके फिर ही वस्तु खरीदना। तीसरा, श्रेणीकरण एवं गुणवत्ता चिन्हों जैसे ISI या ISO आदि पर ध्यान देना। ये कुछ चिन्ह हैं, कुछ मानक हैं जो सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं, तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए वस्तु खरीदते समय। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो उसके खत्म होने की डेट है वो निकल गई है कि नहीं निकली है। तो इस तरह से वो सारी चीजें ध्यान में रखना। फिर वस्तु में कमी निकलने पर तुरंत विक्रेता को सूचित कर क्षतिपूर्ति की मांग करना। सबसे पहले हमें विक्रेता को ही सूचना देनी चाहिए कि भाई ये वस्तु में गड़बड़ी है, तो हो सकता है कि वो हमें रिप्लेस कर दे या फिर पैसे वापस लौटा दे, जिस तरह भी क्षतिपूर्ति मिले उससे बात करना। अगर ऐसा नहीं होता है तो उचित फोरम में साक्ष्यों के साथ शिकायत करना। ऐसे नहीं कि आप चले जाएं, आप पूरा प्रूफ लेके जाएं कि जो आपने रसीद प्राप्त की है, जो आपने क्षतिपूर्ति की मांग के लिए जो एप्लीकेशन या जो कुछ भी कहा है वो सब उसके साथ शिकायत करना। तो ये है उपभोक्ता के कर्तव्य। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया हुआ है वो है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे। यानी कि ओवरऑल क्वेश्चन क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की विधि क्या है, मतलब किस प्रकार सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो सूचना प्राप्त करने की विधि, पहला चरण होता है निर्धारित प्रपत्र। प्रपत्र का मतलब होता है फॉर्म, निर्धारित जो भी फॉर्म है, जो प्रपत्र है, उस पर आवेदन किया जाना। उसके बाद में दूसरा चरण होता है आवेदन के साथ 10 रुपए नगद या पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा करवाना। ये जरूरी होता है 10 रुपए, या तो आप चाहें तो कैश दे सकते हैं या पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको सूचना बड़े कागज पर चाहिए तो अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी, अलग से पैसे होंगे। अगर आपको CD या फ्लॉपी में सूचना चाहिए तो 50 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। फोटोकॉपी के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। अगर आप एक से ज्यादा पेपर पे सूचना मांगी जा रही है तो फिर हर पेपर के साथ 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। और रिकॉर्ड या दस्तावेज देखने के लिए 1 घंटे के 10 रुपए। ये भी आपको मेंशन करने हैं ये सारी चीजें। जब आप सूचना प्राप्ति की विधि बता रहे हो ना, तो ये भी आपको दूसरे चरण के साथ मेंशन करनी ही होती है। तीसरा क्या होता है, सूचना की प्राप्ति हो जाती है हमें 30 दिन में। लेकिन चौथा चरण ये भी आपको लिखना है कि जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना आपको 48 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 2 दिन में मिल जानी चाहिए। ये सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 है उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है। तो आपको जब पूछा जाता है, देखो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो यानी आपको उससे संबंधित सारी जानकारियां प्रोवाइड करवानी ही होती है। तो ये सारे बताने होंगे कि निर्धारित फॉर्म पर सूचना लेना, आवेदन के साथ 10 रुपया नगद या पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा करवाना, बड़े कागज पर है तो एक्स्ट्रा राशि, CD या फ्लॉपी में सूचना के 50 रुपए अलग से, फोटोकॉपी के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपए अतिरिक्त, और रिकॉर्ड या दस्तावेज देखने के लिए 1 घंटे के 10 रुपए अतिरिक्त। और उसके बाद जो है हर 15 मिनट के लिए 5 रुपए लिए जाते हैं। और सूचना की प्राप्ति 30 दिन में हो जाती है। लेकिन यह जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना होने पर 48 घंटों में आपको सूचना प्रोवाइड करवा दी जाती है। खंड 6 का आखिरी क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। विधायी शक्तियां क्या होती है, वो सारी शक्तियां जो विधायिका यानी कि संसद से रिलेट करती है, यानी कि कानून बनाने से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियां कहलाती है। ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। तो यहाँ पूछा गया है विधायी शक्तियों का वर्णन करना है।
तो राष्ट्रपति के उत्तर लिखेंगे हम, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। सबसे पहले इसमें होगी प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियों में क्या होगा, संसद के सत्रों को आहूत करना यानी बुलाना, और सत्रावसान करना यानी उनका अंत करना, और दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना। जब भी दोनों सदन साथ में बैठते हैं तो उनको संबोधित करने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। विधेयकों को स्वीकृति, अब इसमें भी 3 तरह की बातें हैं। पहली ये है कि कोई विधेयक कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। दूसरा, राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग करके हस्ताक्षर के लिए मना भी कर सकता है। और तीसरा, धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही सदन में पेश किया जा सकता है, पहले नहीं पेश होता। ठीक है ना, तो ये राष्ट्रपति की विधेयकों से संबंधित शक्तियां हैं। फिर है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश क्या होते हैं, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि कानून के समान ही प्रभावशाली होते हैं। हालांकि उसमें हमें बाद में ये भी ध्यान में होना चाहिए कि वो सिर्फ 6 हफ्तों के लिए लागू किए जा सकते हैं, उसके बाद संसद की स्वीकृति लेना जरूरी है। लेकिन यहाँ हमें पूछा क्या गया है, शक्तियां क्या है, तो हम उन शक्तियों की लिमिटेशंस नहीं बताएंगे, उनकी जो सीमाएं हैं वो नहीं बताएंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे शक्तियां क्या क्या है। ठीक है। फिर अगली है मनोनयन का अधिकार। हमने पढ़ा था कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये है राष्ट्रपति के विधायी शक्तियां। अथवा में जो प्रश्न है वो है भारत के प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य, सबसे पहला कार्य होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण, जो है वो प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य और अधिकार भी है। कार्य और अधिकार हमने पढ़ा था कि साथ साथ चलते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के हो, प्रधानमंत्री के हो, संसद के हो, है ना। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख कार्य और अधिकार है। मंत्रियों के मध्य विभागों और कार्यों का बंटवारा प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है, ये उसका दूसरा कार्य है। तीसरा, शासन के विविध विभागों में समन्वय बनाए रखना भी प्रधानमंत्री का ही उत्तरदायित्व होता है। और चौथा, प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। अब जब हमने अलग से पॉइंट हाईलाइट नहीं किए तो हम क्या कर देंगे, वो जो मुख्य चीजें हैं उनको हमने अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया, ताकि वो अलग ही शो हो जाए, और अगर जल्दी जल्दी भी इनको पढ़ा जाए तो पता चल जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। तो ये आंसर लिखने का सही तरीका इसी प्रकार से होता है। ये अगर इस प्रकार आप आंसर देते हो तो आपको आपके जो नंबर हैं वो कम होने की गुंजाइश नहीं रहती है, बिल्कुल भी नंबर आपके कोई नहीं काट पाएगा। इस बार के मॉडल पेपर में आपको मैप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों ही 5-5 नंबर के हैं। ठीक है, और जिसमें से एक क्वेश्चन ज्योग्राफी को रिलेट करता है, और उसमें भी जो ज्योग्राफी को रिलेट करता है मॉडल पेपर के अंदर दोनों क्वेश्चन खनिज से संबंधित दिए हुए हैं, लेकिन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं देखते हैं अपन। तो जो मैप के जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि मैप आपके पेपर में ही पीछे अटैच होता है, जिसको आपको टेयर अप करके और फिर कॉपी के साथ अटैच करना होता है। जो भी आपके इन्विजिलेटर आएंगे वो आपको इस बारे में बताएंगे जरूर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा ये कि जब आप मैप फिल करो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी आपको नहीं करनी है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप मैप को साफ सुथरा रखो, ताकि उसके अंदर जो भी आपने दिखाया है वो कॉपी चेक करने वाले को आराम से समझ में आ जाए कि आपने कौन सी जगह दिखाई है। तो मैं जैसा बता रही थी कि जो आपके पहला क्वेश्चन है, यानी कि 24th क्वेश्चन है, वो थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्वेश्चन है, उसने सबसे पहले तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, खनिजों से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि भारत के मानचित्र में निम्न अंकित कीजिए। क्या अंकित कीजिए? क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि भारत के 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र। अब ट्रिकी कैसे है, 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र लिखा है। देखो आप इस फर्क को समझो, स्थान और क्षेत्र में फर्क होता है। स्थान का मतलब होता है एक पॉइंट। अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत में जो है सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उगाया जाता है, या भारत में रेगिस्तान कहाँ है, तो क्या मैं एक पॉइंट लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती। लेकिन मुझसे ये कहा जाए कि भारत में मथुरा कहाँ है, या भारत में दमन दीव कहाँ है, या दिल्ली कहाँ है, तो मैं एक पॉइंट से बता सकती हूँ कि ये भाई दिल्ली है, एरो लगा के पॉइंट बता दी। लेकिन जब आपसे क्षेत्र पूछा जाता है तो इसका मतलब वो पूरा एरिया आपको कवर करना होता है। सबसे पहली तो ये बात आपको समझनी है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि भारत के 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र बताइए, यानी आपको याद होना जरूरी है कि कोयला कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है ना, कहाँ कहाँ का मतलब स्थानों को याद करे ना करे, ये ध्यान में रखना होता है कि क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये है प्रमुख भारत के 5 कोयला क्षेत्र। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है मध्य पूर्व का, जिसमें शामिल है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। लेकिन आप देखो नीचे दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में भी दो यही राज्य हैं, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब किसी राज्य का नाम आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा राज्य उसी में शामिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आसपास के लगते हुए क्षेत्रों से रिलेट करता हुआ राज्य का वो क्षेत्र भरा जाएगा। जैसे मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश, पहले तो देखिए किस किस राज्य की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यानी कि अब हमें इन 5 राज्यों को इस तरह से कवर करना है कि आसपास के सारे इलाके आ जाए जो एक दूसरे से टच कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें झारखंड आ गया, ये पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका लेते हुए, उड़ीसा को लेते हुए और ये छत्तीसगढ़ को, यानी कि ये जो सबसे बड़ा इलाका है। फिर आप क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा शो कर दो ताकि ये इलाका अलग ही नजर आए। इस तरह से हम अगर लाइन खींच देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा क्षेत्र जो है इससे रिलेट करता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ जहाँ संकेतक लिखे होते हैं मैप में आपके, वहां आप भरेंगे इसको इस तरह से, उस डब्बे को उसी लाइंस के साथ, और यहाँ लिखेंगे प्रमुख कोयला क्षेत्र, प्रमुख कोयला क्षेत्र। इससे क्या होगा कि आप जो बताना चाह रहे हैं, आपको नाम नहीं लिखना है, बिल्कुल नाम नहीं लिखना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नाम लिखना है, बिल्कुल नाम नहीं लिखना है। अगर कॉपी चेक करने वाला है उनको पता है कि हमने भी कोई नाम नहीं दिया, हमने सिर्फ क्षेत्र कहा है। ठीक है ना? दूसरा क्षेत्र है दक्षिण पूर्व का, जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो हमें किन किन को लेना है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य तो है ही है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी कि अपने राज्यों को इस तरह से कवर करना है कि इन 5 राज्यों के आसपास के क्षेत्र आए। तो हम मध्य प्रदेश को यहाँ से नहीं ले सकते, हम इसका दक्षिणी हिस्सा लेंगे, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है ना? तो ये भी हो जाता है कोयला का एक प्रमुख क्षेत्र, और इसको भी इसी तरह से हम कवर कर देंगे ताकि एग्जामिनर को पहचानने में आसानी हो जाए कि ये आपने दूसरा क्षेत्र बता दिया है। तीसरा है पूर्वी क्षेत्र। तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जो हमारे 7 सिस्टर्स है, उनमें आपको इन 3 को छोड़ के और ऊपर वाले इन 4 को छोड़ के बाकी सबको कवर कर लेना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्षेत्र जहां पर कोयला मिलता है, जिसमें असम मुख्य है और बाकी के 2 राज्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है? चौथा है राजस्थान। राजस्थान में हमने स्पेशल पढ़ा है, तो राजस्थान में हमें क्षेत्रों के नाम तक पता है कि मुख्यतः बरसिंहसर में मिलता है, कुचेरा में मिलता है, मेड़ता सिटी में मिलता है। तो जब मैंने आपको राजस्थान का नक्शा बताया था तो उसमें बताया था कि कौन सा जिला कहाँ है। ठीक है ना? अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देखो ताकि आपको ध्यान में रहे कि, क्योंकि अगर राजस्थान में हम कोयला यहाँ भर देंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ तो चित्तौड़गढ़ और इस तरह के जिले हैं। हमें भरना है बीकानेर और नागौर को कंसिस्ट करते हुए, तो यहाँ बीकानेर है और बीचों बीच नागौर है। तो ये इलाका हमारा राजस्थान में कोयला का प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4 क्षेत्र भर चुके हैं। चौथा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु ये है, लेकिन पूरा तमिलनाडु नहीं है, इसमें भी ये जो कट लगा हुआ है इसके ऊपर आपको कोयला क्षेत्र बना देना है। ठीक है ना? तो आपको 30% एक्यूरेसी रखते हुए, मतलब कि 30% अराउंड एक्यूरेसी के साथ इसको फिल करना है। तो ये है पहला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। कोई नाम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ साइंस देते हुए, सिर्फ चिन्ह बताते हुए और आपको यहाँ पर कोयला क्षेत्र भर देने हैं। मानचित्र वाले क्वेश्चन में ही 24th क्वेश्चन में अगला ऑप्शन दिया हुआ है, भारत की 5 प्रमुख खनिज पेटियां जो है वो आपको मानचित्र में अंकित करनी है। अगेन आपको कुछ नहीं दिया हुआ है कि किस जगह है, क्या स्थान है, क्या है, नहीं, सिर्फ ये कहा गया है कि 5 प्रमुख खनिज पेटियां। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही टिपिकल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रिक से जो भी आपको बताई गई है पहले के वीडियोज में, आपको याद करनी है कि 5 खनिज पेटियां कौन कौन सी है। हालांकि मैंने पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, वो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है ना? तो 5 खनिज पेटियां कौन कौन सी है? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, मध्य पेटी, दक्षिण पेटी, दक्षिण पश्चिम पेटी और उत्तर पश्चिम पेटी। अब हमें याद रखना है कि इन पेटियों में कौन कौन से राज्य जो है वो शामिल है। हालांकि पूरे भारत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत खनिज पाया जाता है, लेकिन इन पेटियों को स्पेसिफिक इसलिए किया गया है क्योंकि ये खनिजों का अथाह भंडार है हमारे लिए। तो जैसे पहली है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। तो प्रायद्वीपीय पेटी मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, जो कि 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको पेनिनसुएला या प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये जो नॉर्दर्न ईस्ट पेनिनसुएलर बॉक्स है,
ये बॉक्स कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगेन हमें वही करना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी इन राज्यों को कंसिस्ट करते हुए ये एक पेटी है। तो आप क्या करेंगे, इनको मिलाते हुए एक पूरा सर्कल या इस तरह का एक आकृति बना देंगे। और अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने लिख दिया नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में है हमारी मध्य पेटी जो कि है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है ना। ये हो गई हमारी दूसरी पेटी, तो हमने इसके अंदर लिख दिया नंबर 2। तीसरी है हमारी दक्षिण पेटी जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु की उच्च भूमि में है। तो ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु, तो इन दोनों राज्यों को मिलाते हुए ये हमारी तीसरी पेटी है। दक्षिण पश्चिम या चौथी पेटी है कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को मिला के। तो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को कंसिस्ट करते हुए ये हमारी चौथी पेटी हो जाती है। और पांचवी पेटी है जो उत्तर पश्चिमी पेटी, वो है राजस्थान और गुजरात। लेकिन हमें राजस्थान और गुजरात पूरा नहीं लेना है, हमें पता है कि राजस्थान का एक हिस्सा पूरा मरुस्थल का है। और राजस्थान में ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं खनिज, जहां पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है जो कि राजस्थान के बीचों बीच है। और ये अरावली पर्वतमाला गुजरात में पालमपुर से शुरू होती है, तो यानी कि हमें उसी हिस्से को कवर करना है जहां अरावली पर्वतमाला है, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा नंबर 5। तो अब हमें पता चल गया कि हमने पांचों के नाम लिख दिए हैं, अक्षर पांचों के जो चिन्ह है वो बना दिए हैं। अब करना क्या है, आपको एक तरफ जाना है और नंबर 1 लगा के लिखना है, ये है आपके उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, प्रायद्वीपीय पेटी, ठीक है। आपको ये नाम लिख देना है। दूसरा नंबर ये हमने मध्य पेटी दिखाया था, तो 2 नंबर पर हो जाएगा मध्य पेटी। तीसरा नंबर ये दक्षिणी पेटी है, तो नंबर 3 पर दक्षिण पेटी। आपको अगर ऐसे दिशाओं में कंफ्यूजन होता है तो उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर कोई मैप बनाया है तो आप इस तरह से करके देख लीजिए। ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ है, नॉर्थ के इस तरफ हमेशा पूर्व होगा, इस तरफ पश्चिम होगा और नीचे साउथ होगा, तो आपको दिशाओं का उससे भी ज्ञान हो जाएगा। ये 4th है हमारी दक्षिण पश्चिम पेटी, दक्षिण पश्चिम पेटी। और 5th है हमारी जो है उत्तर पश्चिम पेटी, तो उत्तर पश्चिम पेटी। तो इस तरह से ये सारी जो खनिज पेटियां हैं वो इसी तरह से आपको दिखानी है। जरूरी नहीं कि आप नंबर ही लिखो, आप इसके अंदर अलग अलग तरह के जो है चिन्ह भर सकते हो। किसी के अंदर आप राउंड कर दो, किसी के अंदर आप लाइन कर दो, कोई पूरा भर दो, तो इस तरह से। लेकिन जो आपने यहाँ फिल किया है वही आप यहाँ पर निशान बना के और उसका नाम लिखना है। तो इस तरह से ये जो अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन, एक तो कोयला क्षेत्र का और दूसरा खनिज पेटियों का, तो ये है क्वेश्चन वो जो अथवा में दिया हुआ है कि भारत की प्रमुख खनिज पेटियां भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। अगला 25th जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि मैप ऐसी जगहों से रिलेटेड है जो आपके 3rd चैप्टर में दी हुई है। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी हमारा स्वतंत्रता संग्राम और हुआ था, तो बहुत सारी ऐसी जगहों के नाम आए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय के आंदोलनों के लिहाज से। तो उन कुछ जगहों के नाम आपके 25वें क्वेश्चन में दिए हुए हैं जो आपको इंडिया के मैप में फिल करने होते हैं। तो यहाँ के लिहाज से अगर आप देखें तो वो जो मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बता रखी है कि आपकी एक्यूरेसी 30% होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्ट इलाका है, जो एग्जैक्ट क्षेत्र है, उस क्षेत्र के 30% अराउंड तक आप उसको फिल कर सकते हो और वो सही माना जाएगा। लेकिन 30% का मतलब क्या हुआ, ये तो है नहीं कि कोई चीज किसी राज्य में अगर उत्तर में है और आपने दक्षिण में भर दी तो वो सही वैसे ही नहीं होगा, लगभग उसके आसपास होनी चाहिए। तो आपको इसलिए पूरी अच्छी तरीके से याद करना है कि भारत के राज्य में कौन सा, भारत के नक्शे में कौन सा राज्य कहाँ है, राजस्थान के नक्शे में कौन सा जिला कहाँ है, भारत के जो राज्य हैं उनकी राजधानी क्या कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ है। तो आप अराउंड जो प्लेसेस है उनका अपने आप अंदाजा लगा पाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं 25वां क्वेश्चन है जिसमें अथवा में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ये 5 क्षेत्र अंकित करने हैं, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर और बनारस। तो अब हमें थोड़ा सा स्टक हमें कर जाना चाहिए इसी समय कि एक दिल्ली तो हमें पता है कि भारत की राजधानी है, और उसके अलावा बाकी जो 4 जगह हैं लखनऊ, झांसी, कानपुर और बनारस, ये
उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, फिल करते हैं। दिल्ली तो आप सभी को पता चल जाएगा नक्शा देखते ही कि ये जो हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में जो है वो दिल्ली है। तो इसको आप आराम से यहाँ बिंदु लगा के और फिर साथ में एरो खींच के यहाँ लिख सकते हैं दिल्ली, ठीक है। फिर है लखनऊ और झांसी। तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में उत्तर की तरफ है, थोड़े उत्तर पश्चिम की तरफ। फिर है झांसी। झांसी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग बीच की जगह है। तो ये जो यहाँ एक कर्व आया हुआ है, यहाँ पर है झांसी। फिर है कानपुर और बनारस। कानपुर लखनऊ के नीचे ही है और बनारस उत्तर प्रदेश में उत्तर की तरफ है थोड़ा। तो ये हमने अपनी जगह पहले उसको देख लिया है और एकदम फिक्स कर लिया है। उसके बाद में हम इनको नाम लिख देंगे एरो करके। ये है लखनऊ, उसके नीचे कानपुर, इधर पूर्व में बनारस या जिसको वाराणसी भी कहते हैं, और दक्षिण में है झांसी। तो ये 5 इस तरह से हमने क्षेत्र फिल कर दिए। उसके बाद अथवा में दिए हुए हैं अमृतसर, बंबई, जयपुर, गोरखपुर और कलकत्ता। ये सभी अलग अलग जगहों पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमृतसर। अमृतसर के बारे में आपने सबने सुना है कि वहाँ वाघा बॉर्डर है। इसका मतलब ये भारत और पाकिस्तान के जो है बॉर्डर पर है। और अमृतसर हम सबको पता है कि पंजाब में है। तो दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है। पंजाब में है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, तो यानी यहाँ उत्तर की तरफ होगा अमृतसर, ठीक है। एरो किया और नाम लिखना है अमृतसर। फिर है बंबई। बंबई हम सबको पता है महाराष्ट्र की राजधानी है और समुद्री है। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में हम यहाँ बंबई फिल कर देंगे, यहाँ बंबई है, यहाँ बंबई। हमें पता है कि वो समुद्र किनारे है, तो थोड़ा सा दक्षिण की तरफ यहाँ है बंबई। फिर है जयपुर। आपने राजस्थान का नक्शा भरना सीखा है तो आपको पता होगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि उत्तर में 2 जिले हैं, जय हनुमान जो हमने श्री हनुमान करके शुरू किया था, और उसके बाद में इस तरफ जो हमने भरा था सीजे, तो उस सीजे की लास्ट कड़ी थी जयपुर। तो ये यहाँ आ जाएगा जयपुर, ठीक है। तो यहाँ हमने एरो करके लिख दिया जयपुर। फिर है गोरखपुर। गोरखपुर जो है यूपी में है। आप सबने पढ़ा था गोरखपुर में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और इसी वजह से 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया गया था। ये बनारस के नीचे है गोरखपुर, तो एरो करके और यहाँ हम लिखेंगे गोरखपुर। गोरखपुर के बाद है कलकत्ता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और ये समुद्र पर नहीं है। कई बच्चे गलती यही करते हैं कि कलकत्ता को बिल्कुल यहाँ कर देते हैं। कलकत्ता जो है वो समुद्र पर नहीं है, वो अंदर की तरफ है थोड़ा सा। तो यहाँ आप कलकत्ता फिल करेंगे। उस समय इसको कलकत्ता कहा जाता था, आजकल इसको कोलकाता कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको जब मैप फिल करना है, ये 10 ही हमने यहाँ फिल कर दिए हैं। आपके पास 5 ही ऑप्शंस होंगे, तो वो 5 आपको अच्छे से मैप में बताने हैं। तो पहला जो हमने ज्योग्राफी का सेक्शन देखा, उसमें हमें क्षेत्र बताने थे, और यहाँ हमें प्रॉपर पॉइंट्स के हिसाब से वो जगह ही बता देनी है। अब सॉल्व करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है, खंड यह जो आता है। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार इस सेक्शन में आपको जो अथवा में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। यानी कि कुल 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है खंड यह में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26, वो है सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए। और ये आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस का आप आंसर देते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और पूरे विस्तार के साथ आंसर देना है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन। उसके बाद में उसके जो भी मुखिया होते हैं उनकी हम जानकारी देना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला था सुल्तान। फिर हमने सुल्तान में लिखना क्या होता है, सुल्तान ही प्रशासन का सर्वे सर्वा होता था। सर्वे सर्वा का मतलब सबसे प्रमुख, सबसे ऊपर। न्यायिक हो या वित्त, चाहे तो न्याय प्रणाली से रिलेटेड हो या फिर धन दौलत से रिलेटेड हो, प्रशासनिक हो या सैनिक, चाहे कोई भी विभाग हो,
अंतिम फैसला सुल्तान के ही हाथ में होता था। ठीक है ना, ये हमने सुल्तान का वर्णन किया। अगला है अमीर। यह प्रशासन का सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग था। अमीर कोई एक नहीं होता था, पूरा एक वर्ग होता था। इसमें दो वर्ग बने हुए थे, तुर्क अमीर और गैर तुर्क अमीर। ठीक है। तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री परिषद, या जिसको मजलिसे खलवत भी कहा जाता था। इसके प्रमुख मंत्री निम्नलिखित होते थे। मंत्री परिषद है यानी इसके कई सारे मंत्री होते थे। वो मंत्री कौन कौन होते थे? सबसे पहला तो वजीर, वजीर यानी वित्त मंत्री, और इसका विभाग क्या कहलाता था? दीवाने वजारत। ठीक है ना, वजीर यानी वित्त मंत्री, इसका विभाग दीवाने वजारत। इसके अधीन कई अन्य राजस्व से जुड़े मंत्री इस विभाग में होते थे, जो वजीर के अंडर काम करते थे। ठीक है। अगला है दीवाने इंशा। ये शाही पत्र विभाग से संबंधित होता था। कोई पत्र आया है, किसी को भेजा गया है, उस सब का रिकॉर्ड दीवाने इंशा में रखा जाता था। आरिजे मुमालिक, ये शाही सेना का प्रधान होता था, यानी सेना से जुड़ा हुआ ये मंत्री होता था। फिर दीवाने रियासत, ये विदेश विभाग का मंत्री होता था। सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग का प्रधान होता था, जो कि ज़कात आदि धार्मिक कार्यों पर नियंत्रण करता था। काजी उल कुजात, ये न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। हमें पता है काजी किसको कहते हैं, काजी यानी कि जो जज होते हैं, तो काजी उल कुजात न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या मंत्री कहलाता था। बारिदे मुमालिक, ये गुप्तचर और डाक विभाग का मंत्री जो होता था वो बारिदे मुमालिक कहलाता था। और दीवाने अमीर को ही, जो दीवाने अमीर को ही है, वो बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने से संबंधित विभाग था, नाम था दीवाने अमीर को ही। ठीक है ना, तो ये है जो केंद्रीय प्रशासन है उनसे जुड़े मंत्री और मंत्री परिषद। सबसे पहले सुल्तान, फिर अमीर, फिर केंद्रीय मंत्री परिषद यानी मजलिसे खलवत। मजलिसे खलवत में ये सारे मंत्री होते थे, वजीर, दीवाने इंशा, दीवाने आरिजे मुमालिक, दीवाने रियासत, सद्र उस सुदूर, काजी उल कुजात, बारिदे मुमालिक और दीवाने अमीर को ही। तो जो केंद्रीय प्रशासन था उसके बाद में दो पॉइंट और हैं। पहला है दरबार और महल के कर्मचारी। 6 प्रकार के कर्मचारी इन कार्यों के लिए नियुक्त किए गए थे। हालांकि आपकी बुक में बाकायदा उनके नाम दिए गए, लेकिन इतने जो क्लिष्ट नाम होते हैं वो जल्दी से याद नहीं होते हैं, तो आप इसमें सिर्फ इतना लिख सकते हो कि 6 प्रकार के कर्मचारी इन कार्यों के लिए नियुक्त किए गए थे। इन कार्य क्या? ये सभी कर्मचारी दरबार और महल के दास दासियों और व्यवस्थाओं की देखरेख का कार्य करते थे। ठीक है ना, ये दरबार और महल के कर्मचारी होते थे, जो 6 प्रकार के कर्मचारी थे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय शासन की तरह ही प्रशासनिक व्यवस्था प्रांतों में भी लागू थी, मतलब पूरे देश को कुछ प्रांतों में बांट दिया गया था, और जैसा केंद्रीय प्रशासन होता था वैसे के वैसे मंत्री और उसी तरह का प्रशासन प्रांतों में भी लागू था। इसमें निम्न स्तर थे, हालांकि मंत्री उसी तरह थे। स्तर क्या थे? प्रांत का जो मुख्य अधिकारी था वो था वली या नाजिम कहलाता था, जिसकी नियुक्ति सुल्तान खुद करता था, और जिले का मुख्य अधिकारी शिक कहलाता था। ये दो नाम आपको याद करने हैं प्रांतीय प्रशासनों में। ठीक है ना, प्रांत का मुख्य अधिकारी वली या नाजिम और जिले का मुख्य अधिकारी शिक कहलाता था। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आप निबंधात्मक प्रश्नों का आंसर देते हो ना, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, आप सीधे ही एंड मत कर दिया करो इस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन का आंसर आप निष्कर्ष या कंक्लूजन के साथ एंड करेंगे। ठीक है ना, तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सल्तनत काल में एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हो गई थी। प्रशासन का विभिन्न स्तरों पर सुचारू संचालन किया जाता था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो एंड है वो भी उतना ही परफेक्ट होना चाहिए जितना कि आप शुरुआत परफेक्ट कर रहे हो। 26 जो क्वेश्चन है सल्तनत काल के बाद, उसके अथवा में दिया गया क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उपलब्धियों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या क्या जीत हासिल की थी, मतलब इस क्वेश्चन में आपको टोटल जो भी घटनाएं शिवाजी के काल में हुई थी उन सबका जो है परिचय देना है, उन सबका वर्णन करना है। तो सबसे पहले शुरुआत हम परिचय से करते हैं। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के किले में उनका जन्म हुआ। पिता थे शाहजी भोंसले, माता का नाम था जीजाबाई। दादा कोंडदेव के संरक्षण में उनका लालन पालन हुआ। तो ये शिवाजी का पहले शॉर्ट परिचय लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद में है प्रारंभिक उपलब्धियां। शिवाजी की प्रारंभिक उपलब्धियों में सबसे पहले 1646 में, इनको हमें बिल्कुल क्रम वाइज लिखना है। 1646 में 19 वर्ष की आयु में तोरण, रायगढ़ और चाकन के दुर्ग पर अधिकार। फिर 1647 में बारामती, सिंहगढ़ और पुरंदर के किलों पर अधिकार। 1656 में कल्याण और जावली पर अधिकार। यानी कि 46 से लेकर 56 10 सालों में ये सब किले उन्होंने जीत लिए। 1656 में ही रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया।
1659 में अफजल खान का वध किया। अफजल खान हमने पढ़ा था कि उनको धोखे से मारना चाहता था, लेकिन बगनके से शिवाजी ने उसका पेट फाड़ दिया था। 1663 में पूना में शाइस्ता खां को हराकर भगा दिया और 1666 में सूरत पर आक्रमण कर उसे लूटा। तो ये है उनकी प्रारंभिक उपलब्धियां। उसके बाद में पुरंदर की संधि, 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बनाया गया। उसके बाद आगरा किले में की कैद से निकलना। अब जब मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर शिवाजी और संभाजी मुगल दरबार में गए, लेकिन वहां उन्हें धोखे से आगरा किले में कैद कर दिया गया, परंतु वे नवंबर 1666 में बहुत चतुराई से वहां से निकल गए। यानी हमें उनके जीवन में जो प्रमुख घटनाएं हुई है वो सारी ही बतानी है। तो पुरंदर की संधि के बाद वो आगरा किले से निकल गए। आगरा किले के बाद की जो उपलब्धियां हैं, अन्य उपलब्धियां, 1670 में उन्होंने अपने सभी 1670 तक अपने खोए हुए सभी किलों पर अधिकार कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, 1670 में ही सूरत नगर को दोबारा लूटा उन्होंने। नंबर 3, 1674 में रायगढ़ में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना फिर से राज्याभिषेक करवाया, क्योंकि पुरंदर की संधि के तहत उन्होंने ये कहा था कि अब मेरा जो राज्य है वो औरंगजेब और मुगलों के अधीन चलेगा। लेकिन 1674 में उन्होंने रायगढ़ में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। तो ये थी शिवाजी की उपलब्धियां। अब जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी आप कोई निबंधात्मक प्रश्न लिखो तो उसका एंड हमेशा निष्कर्ष से होना चाहिए। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दक्षिणी भारत में विशालतम हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब इससे पहले किसी ने भी इस हिंदू साम्राज्य की और खास करके दक्षिण भारत में इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। उनके काल में मराठों की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का तीसरा ऑप्शन है, हमीरदेव चौहान की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। हमीरदेव चौहान के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमीरदेव चौहान की प्रमुख उपलब्धियां जब हम लिखेंगे तो पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे। सबसे पहले हमीरदेव चौहान का परिचय। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक जैत्र सिंह के पुत्र थे। 1282 ईस्वी में हमीरदेव रणथंभौर के शासक बने। ठीक है, ये हो गया परिचय। फिर उपलब्धियां। पहली उपलब्धि, सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाई थी उन्होंने। दूसरी, भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। फिर तीसरी, दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया। फिर चौथी, चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर जो कि गुजरात काठियावाड़ में है, पुष्कर व चंपा राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में कोटि यजन यज्ञ करवाया। देखो अब तक जो हमने सारे यज्ञ पढ़े थे वो अश्वमेध यज्ञ थे। हमीरदेव चौहान पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने कोटि यजन यज्ञ करवाया था। जून 1291 में जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना, अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन खिलजी को अपना घेरा उठाकर वापस लौटने को उन्होंने मजबूर कर दिया था। झाइन के किले से ही उसको वापस लौटना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी के भागे हुए सेनापति मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी और अपने शरणागत की रक्षा के लिए, यानी जो उनकी शरण में आया था उसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। अपने जीवन काल में हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्ध जीते थे। 9th पॉइंट है, जुलाई 1301 में हमीर के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया तथा रानी रंगदेवी और राजकुमारी पद्मला के नेतृत्व में स्त्रियों ने जल जौहर किया। यह राजपूताना के इतिहास का प्रथम साका है। जौहर और केसरिया दोनों घटनाओं को जब मिला दिया जाता है तो उसको साका कहा जाता है। ठीक है, अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर ने करवाया। इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजकुमारी पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया और कवि बीजादित्य को संरक्षण दिया। ये सारे पॉइंट्स, ये 12 पॉइंट्स आपको लिखने हैं हमीरदेव की उपलब्धियों में। फिर हम हर बड़े क्वेश्चन का जब एंडिंग पॉइंट पर आते हैं तो निष्कर्ष लिखते हैं। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमीर राजस्थान के महानतम शासकों में से एक था। हमीर के बारे में यह कथन आज भी जन जन में दोहराया जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग किसी क्वेश्चन की परफेक्टली करते हो तो उसमें से आपके नंबर भी कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। अब है मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें पहले 2 ऑप्शंस के आंसर सेम ही है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस आप देखो, पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी दोनों ही क्वेश्चंस में हमें वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण का जो है वर्णन करना है। तो जब यही करना है तो हम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही लिख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं परिचय से। 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में आयातों पर बहुत ज्यादा कर और प्रतिबंध लगे हुए थे। इसका कारण यह था कि सरकार घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती थी, लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में शेष विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अनिवार्य था। अतः 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई। ये परिचय आपको सबसे पहले देना होता है जब भी आर्थिक सुधारों की या फिर वैश्वीकरण की, उदारीकरण की बात होती है तो ठीक है। अब इसके बाद में जो आर्थिक सुधार किए गए उनमें सबसे पहली चीज जिसको हम पढ़ते हैं वो है वैश्वीकरण। तो यहाँ आपके इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो जाता है और इस क्वेश्चन का भी हो जाता है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था के विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण प्लस निजीकरण इज इक्वल टू वैश्वीकरण, यानी कि उदारीकरण और निजीकरण को मिला के वैश्वीकरण कहा जाता है। अब उदारीकरण क्या है? जुलाई 1991 में यह नीति अपनाई गई उदारीकरण की। इसके अंतर्गत किया क्या गया? पहला काम, आर्थिक नीतियों, नियमों और कानूनों का सरलीकरण किया गया। दूसरा काम, विदेशी विनिमय, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार किए गए। तीसरा काम, आयात प्रक्रियाओं को शिथिल बनाया गया। शिथिल का मतलब कमजोर, जो प्रक्रियाएं थी वो इतनी ज्यादा कठोर थी तो उनको कठोरता को कम किया गया। चौथा काम, भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित से पूंजीवादी मिश्रित की ओर उन्मुख हुई, मतलब उसकी तरफ बढ़ी। और पांचवा काम क्या किया गया? अवांछित सरकारी बाधाओं को समाप्त किया गया। यानी कि ओवरऑल बात यह हुई कि अब इंपोर्ट को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया एक्सपोर्ट से। उदारीकरण के बाद निजीकरण, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। जब भारत आजाद हुआ तो लगभग सारे बड़े उद्योगों पर सरकारी क्षेत्र का कब्जा था और निजी क्षेत्र को उसमें भागीदारी दी नहीं गई थी। लेकिन ये जो 1991 के आर्थिक सुधार हुए उनके बाद निजी क्षेत्र को धीरे धीरे ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया के तहत किया क्या गया? एक नंबर 1, निजी क्षेत्र के प्रतिबंधों को बहुत कम कर दिया गया। नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी की गई। मतलब कुछ ऐसे उद्योग थे जो सिर्फ सरकार ही वहन कर सकती थी, सरकार ही उनके अंदर काम कर सकती थी या सरकार के ही अंडर में थे वो, उनमें भी निजी क्षेत्रों को प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। नंबर 3, कई उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को कम किया गया। और नंबर 4, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को प्रोत्साहन दिया गया। ये है निजीकरण और उदारीकरण, और इन दोनों को मिला के कहते हैं वैश्वीकरण। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया और 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, यानी जैसी थी उससे बिल्कुल ही अलग बना दिया भारतीय अर्थव्यवस्था को। इसके बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्थाओं से प्रतियोगिता करने की स्थिति में आ गई थी, वरना इससे पहले क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही पिछड़ गई थी, अपने में ही सिमट के रह गई थी। तो इस तरह अगर हम आंसर लिखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है, चाहे वैश्वीकरण की अवधारणा का है, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक सुधार हुए थे 1991 का, उन दोनों के क्वेश्चन का ये आंसर लिखा जा सकता है। 27वें क्वेश्चन में जो अथवा में दिया गया प्रश्न है वो है स्वदेशी की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी आपके अर्थशास्त्र का ही प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वदेशी की अवधारणा का अर्थ। स्वदेशी का अर्थ है स्वयं के देश का। महात्मा गांधी ने स्वदेशी के विचार को स्वतंत्रता संग्राम में हथियार की तरह उपयोग किया था, मतलब उन्होंने बहुत इसका यूज किया था, खास करके विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, स्वदेशी को अपनाना, तो इस तरह से बहुत उन्हें हेल्प मिली थी। वस्तुतः यह घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहन देने वाली अवधारणा है। भाई स्वदेशी का मतलब ये है अपने देश की चीज काम में लो, ताकि हमारे देश के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। अब स्वदेशी की अवधारणा के लाभ क्या क्या है? सबसे पहला लाभ है, इससे देश में निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा, देश की राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि होगी।
तीसरा, देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ऑब्वियसली जब वो अपने ही देश में काम कर रहा है तो अपने ही देश के लोगों को रोजगार देगा। फिर है आयातों में कमी होगी, हमें बाहर से चीजें कम मंगवानी पड़ेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। विदेशी मुद्रा काफी जो बचेगी, और विदेशी मुद्रा हमें भी पता है किसी भी देश के लिए खजाने से कम नहीं होती है। विदेशों में धन का प्रवाह रुकेगा। अब यहाँ अगर कोई विदेशी कंपनी है और वो हमारे यहाँ अपना माल बेच रही है तो ऑब्वियसली यहाँ से पैसा कमा के वो अपने देश में ले जाती है। तो अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो विदेशों में धन का प्रवाह रुकेगा और ये देश में ही बच जाएगा। हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी, जिससे संकटकालीन परिस्थितियों में हमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई बार ये होता है कि हम किसी भी देश के साथ व्यापार में इस तरह से उनके दबाव में रहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ जाता है। जैसे हम पेट्रोलियम और के मामले में हम अगर मध्य पूर्व के देशों से हम आयात करते हैं तो अगर वो हमारी सप्लाई बंद कर दें तो इस चक्कर में हमें कई बार कुछ ऐसे दबावों का सामना करना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय दबावों का, जो हमारी आत्मनिर्भरता या हमारे जो है विकास में बाधक होते हैं। तो अगर हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, तो हमें संकटकालीन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला फायदा यह है कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने से सरकार को ज्यादा राजस्व, ज्यादा टैक्स मिलेगा और देश प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। तो अब इस क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार स्वदेशी को अपनाया जाना राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक कदम है। यह भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान में भी इक्वली बराबर रूप से सहायक है। 28वां क्वेश्चन है, राज्यपाल के रूप में आप किन किन शक्तियों का प्रयोग करेंगे? यानी ओवरऑल क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो राज्यपाल की शक्तियों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला संवैधानिक शक्तियां और दूसरा स्व विवेकी शक्तियां। यानी पहली तो वो शक्तियां जो राज्यपाल को संविधान के माध्यम से मिली हुई है, और दूसरी वो शक्तियां जो राज्यपाल को मिली हुई तो है लेकिन उनका प्रयोग वो अपने विवेक से करता है, मतलब उसमें अपने विवेक का, अपने सोच विचार का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा उसका होता है। तो सबसे पहले संवैधानिक शक्तियां। संवैधानिक शक्तियों में नंबर 1 है कार्यपालिका शक्तियां। यानी कार्यपालिका से जुड़ी हुई शक्तियां क्या क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, हालांकि इसमें उसको ध्यान में रखना होता है कि वो बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। फिर मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन, ये वो मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाना और राज्य के उच्च पदों पर सदस्यों की नियुक्ति, और ये कार्य भी वो मुख्यमंत्री की सलाह से ही करता है। अगली है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में पहला उसका कार्य है व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना व सत्रावसान करना, मतलब कब से कब तक उसके अधिवेशन या सेशन की मीटिंग होगी। विधेयकों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना, अगर कोई विधेयक पास किया गया है तो वो कानून तभी बनेगा जब राज्यपाल उस पर सिग्नेचर कर देगा, तब उसको स्वीकृत करना है। या कोई विधेयक ऐसा बना है जिस पर राष्ट्रपति की भी स्वीकृति जरूरी है, वो ध्यान रखना, वो सब राज्यपाल की शक्तियां हैं। अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति जिस तरह पूरे देश के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है उसी तरह राज्य के लिए एक राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानसभा की बैठक नहीं हो रही हो तो। और अगला है डी, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना। विधानसभा के नहीं, विधान परिषद में 1/6 यानी कुल छठा हिस्सा जो होता है सदस्यों का, वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर है वित्तीय शक्तियां। कोई भी विधेयक, धन विधेयक तभी विधानसभा में पेश किया जा सकता है जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे, अन्यथा वो पेश भी नहीं किया जा सकता विधानसभा में। और राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधीन रहती है। संचित निधि होती है एक ऐसे फंड जिसमें से महत्वपूर्ण कार्य राज्य के किए जाते हैं और वो राज्यपाल के ही अधीन होती है। राज्यपाल के सिग्नेचर के बिना उस संचित निधि में से किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जा सकता। फिर है न्यायिक शक्तियां। किसी भी व्यक्ति के दंड को कम करना या क्षमा करना, अगर वो लिमिटेड एरिया होता है उनका, अगर उसके अंडर कोई भी प्रकार का व्यक्ति जो है राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल को लगता है कि उसे नाहक ही दंड दिया गया है, तो राज्यपाल उसके दंड को या तो कम कर सकता है या क्षमा भी कर सकता है। अन्य शक्तियों में महालेखा परीक्षक से वार्षिक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट प्राप्त कर विधानसभा को भेजना, ये भी राज्यपाल की शक्ति है। और राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति एवं पदच्युति, जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उनके वाइस चांसलर राज्यपाल ही नियुक्त करता है और राज्यपाल ही उनको पदच्युति भी, उनको पद से हटा भी सकता है।
संवैधानिक शक्तियों के बाद राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां, मतलब ऐसी शक्तियां जिसमें वो अपना कॉन्सेंट, अपना विवेक काम में ले। जैसे सबसे पहला है विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन या अपदस्थ करना। कई बार ऐसा होता है कि विधानसभा में जो सदस्य आते हैं चुन के, उनमें किसी एक दल को, किसी एक विशेष दल को बहुमत नहीं मिला होता, 2 या 3 दलों को, 3 दलों को बहुमत मिल गया होता है। तो ऐसे में किसको मुख्यमंत्री के लिए चयन करना है, ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति पर निर्भर करता है। फिर विधानसभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाना या समय पूर्व सत्रावसान करना। अगर बहुत जरूरी है, इमरजेंसी हो गई है, तो विधानसभा का समय से पहले भी सेशन बुला सकता है या किसी वजह से समय से पहले भी उसके सेशन को एंड कर सकता है। राज्य में संवैधानिक संकट हो तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना अनुच्छेद 356 के अनुसार। हमने पढ़ा था कि जब राष्ट्रपति पढ़े थे तो हमने पढ़ा था ना कि 352, 356 और 360 आपातकालीन शक्तियां हैं। तो ये 356 अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति राज्यपाल के सहयोग से करता है। तो अगर राज्य में संवैधानिक संकट हो तो राज्यपाल ही राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है और फिर राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लागू करता है। समवर्ती सूची के किसी विषय के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना। अब विधानसभा ने किसी ऐसे विषय पर कानून बना लिया है जो समवर्ती सूची का है, तो ऐसे में राष्ट्रपति से जो है विचार करवाना जरूरी होता है कि क्या भाई उसको कानून माना जाए कि नहीं माना जाए। तो ऐसे विषय को राष्ट्रपति को भेजना है कि नहीं भेजना है, ये भी राज्यपाल डिसाइड करता है। असहमत होने पर किसी विधेयक को सदन के विचार के लिए पुनः लौटाना। कई बार कोई कानून बन जाए लेकिन राज्यपाल उससे असहमत भी हो तो वो उसको फिर से लौटा सकता है, ताकि जो विधानसभा है उस पर फिर से विचार करे और फिर उसको पास करके वापस भेज पाए। अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति से विचार विमर्श। ये राज्यपाल के खुद के विवेक पर निर्भर है कि कोई अध्यादेश जारी कर दे या जारी करने से पहले अगर वो इम्पोर्टेंट है तो राष्ट्रपति के साथ उसका विचार विमर्श करे। तो ये है पहला क्वेश्चन, यानी कि राज्यपाल की शक्तियां, एक राज्य में राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के कार्य और शक्तियों का वर्णन करो, और उसको थोड़ा सा घुमा के ये भी कह दिया जा सकता है कि एक राज्य के राज्यपाल होने के नाते आप किन किन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों 28वें क्वेश्चन में अगला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो था राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, अगला ऑप्शन है मुख्यमंत्री के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे, वर्णन कीजिए। तो आपको मैंने बार बार यही बताया कि चाहे तो शक्तियां आए चाहे तो कार्य आए, दोनों का मतलब एक ही है। अगर कार्य भी आता है तो भी आपको यही लिखने होते हैं, क्योंकि कार्य कोई इंसान तभी कर सकता है जब उसके पास वो काम करने की पावर हो, और पावर को वो तभी यूज करेगा जब वो उस पावर के अकॉर्डिंग काम करे। तो यानी कार्य और शक्तियां दोनों एक ही क्वेश्चन में आ सकते हैं। चाहे तो अगर क्वेश्चन ये आए कि मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए या क्वेश्चन ये आए कि मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो दोनों का मतलब एक ही चीज पूछी जा रही है। ठीक है। तो हम पहले परिचय देते हैं कि राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री का पद वास्तविक प्रधान का होता है। राज्यपाल जो होता है वो शासन का प्रधान तो होता है लेकिन वो वास्तविक नहीं होता। यद्यपि शासन राज्यपाल के नाम पर होता है परंतु वह मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना यानी उसकी सलाह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। सारा काम जो किया जाएगा वो मुख्यमंत्री के सजेशन पर ही किया जाएगा। अब इसकी शक्तियां, सबसे पहली शक्ति होती है मंत्री परिषद का निर्माण करना। मंत्री परिषद का निर्माण मुख्यमंत्री अकेला सारे के सारे प्रशासन को नहीं संभाल सकता कि वित्त विभाग भी संभाल ले, पर्यटन भी संभाल ले और पुलिस व्यवस्था भी संभाल ले, गृह विभाग भी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसको अपने हेल्प के लिए एक मंत्रिमंडल का निर्माण करना होगा और ये मंत्रिमंडल का निर्माण मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ठीक है। मुख्यमंत्री ही ये तय करता है कि राज्य मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है। ये सूची बनाकर मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उसे स्वीकार कर लेता है। और हमने आपको बीच में ही एक चीज और याद दिला दूं कि जब हमने राज्य जो है विधानसभा पढ़ी थी तो एक नियम था कि मंत्रिमंडल में उतने ही सदस्य हो सकते हैं जितने उस विधानसभा के 15% हों। यानी अगर विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो 15 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ठीक है। विभागों में बंटवारा। अब मंत्री तो बना दिए कि भी कौन सा राज्य मंत्री होगा, कौन सा जो है कैबिनेट मंत्री होगा, कौन सा उप मंत्री होगा, लेकिन उन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाना है, किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित करना है, यह भी मुख्यमंत्री ही सुनिश्चित करता है। तो यह भी मुख्यमंत्री का ही अधिकार है। अगला है एजेंडा बनाना। एजेंडा क्या होता है? देखो, हम जब कोई काम करते हैं तो आगे की प्लानिंग करते हैं, तो वो प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग को वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब करना एजेंडा कहलाता है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की कार्य प्रणाली निर्धारित करता है और आने वाले समय में मंत्रिमंडल द्वारा किए जाने वाले कार्यों में मुख्यमंत्री की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अगर वो हाँ भर देता है तो वही काम मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं।
फिर मंत्रिमंडल व राज्यपाल के बीच कड़ी, सीधे ही कोई मंत्री जो है राज्यपाल से जाके किसी भी चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, सीधे ही राज्यपाल किसी मंत्री को कोई काम करने के लिए आदेश नहीं दे सकता, उन दोनों के बीच में मुख्यमंत्री ही काम करेगा। मंत्रिमंडल से संबंधित सूचनाएं राज्यपाल को देना और राज्यपाल के आदेश मंत्रिमंडल तक पहुंचाना दोनों ही मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार है, ये काम सिर्फ मुख्यमंत्री ही करेगा। शासन के विभागों में समन्वय, मुख्यमंत्री ही सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। समन्वय का मतलब मिलजुल के काम करना, ठीक है ना। अब जैसे कोई परियोजना चलाई जा रही है तो वहां पर उनको काम किया जा रहा है और वो सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजना है, लेकिन अगर वो जल परियोजना है तो जल विभाग को उसमें शामिल करना पड़ेगा। वहां काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जरूरत होती है तो बिजली विभाग को भी शामिल करना पड़ेगा, ऊर्जा विभाग को। तो इस तरह कई सारे विभाग जब मिलके काम करते हैं तभी काम हो पाता है। तो इस तरह से उनको मिला के काम करने का काम भी मुख्यमंत्री का ही होता है। मुख्यमंत्री ही सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। अगला उसकी शक्ति है विधानसभा का नेता, बहुमत दल का नेता और शासन का प्रधान होने के साथ साथ मुख्यमंत्री विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व करता है। मतलब विधानसभा के बारे में अगले इस राज्य के, जिस राज्य की विधानसभा है उस राज्य के बारे में कहीं और कुछ कहना है तो वो मुख्यमंत्री ही उसका प्रतिनिधित्व करेगा। ये है मुख्यमंत्री की शक्तियां। लेकिन आपको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक पॉइंट के नीचे आप अंडरलाइन करो, चाहे तो आप जिस पेन से लिख रहे हो उसी से कर दो, चाहे आप पेंसिल से करो। आपको अंडरलाइन करके ही उस क्वेश्चन का आंसर देना है, तभी आपके जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट हो पाएंगे। तो ये हम आपको मॉडल पेपर इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप ये देख सको कि आंसर लिखना कैसे है, कैसे अपने जवाब को जो है इतना स्पष्टीकरण दे देना है, इतना स्पष्ट बना देना है कि सामने वाले को दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो जब आप लिखते हो तो पूरी तरह से पहले परिचय, उसके बाद में एक एक पॉइंट और पॉइंट के नीचे अंडरलाइन, और उस हिसाब से लाइनों का जो डिवाइड करना, यही होता है प्रॉपर आंसर देने का तरीका। लास्ट जो ऑप्शन है 28th क्वेश्चन में वो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो बात वही है, आपसे कार्य का पूछा जाए, शक्ति का पूछा जाए, बात एक ही है। तो यहाँ कार्यों का वर्णन करना है। तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हमारे निम्न कार्य होते हैं। देखो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए थे तब भी मैंने बताया था कि अगर आप एक चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो दूसरा उसी की रेप्लिका है। तो अगर आप विधानसभा के अध्यक्ष के याद रख लेते हो तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष के जो कार्य हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। आपको करना क्या होता है, विधानसभा की जगह लोकसभा का नाम रखना होता है, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति का नाम रखना होता है। तो ये सब जो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है वो चीज समझने की होती है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य है बैठकों की अध्यक्षता करना। जो भी सेशंस लगते हैं विधानसभा के, उनकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। विधानसभा के सत्रों में अध्यक्षता करना एक प्रमुख कार्य है। सभी सदस्य अपनी बात अध्यक्ष को संबोधित कर ही कहते हैं। जब भी कोई सदस्य अपनी बात शुरू करता है तो वो यही कहता है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो यानी वो अपनी बात उसको कह रहा है और उसके थ्रू पूरे सदन को कह रहा है। अगला उसका कार्य है सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना। भी विधानसभा अध्यक्ष का ही काम है, वह इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ले सकता है अगर कोई एक सदस्य उसकी बात ना माने या गलत बिहेव करे तो देखो इसमें जैसे अब पॉइंट हमने पूरा प्रॉपर पॉइंट नहीं लगाया, लेकिन उन चीजों को अंडरलाइन कर दिया जिनको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तीसरा है सत्र को स्थगित करना। यद्यपि विधानसभा के सत्र बुलाना और सत्रावसान करने का कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है, परंतु अध्यक्ष सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। जैसे बैठक हो रही है और उसमें बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो अध्यक्ष क्या करता है 2 घंटे के लिए सत्र को स्थगित कर देता है। तो उसके बाद क्या होती है कि 2 घंटे बाद वापस आते हैं। तो कब से सत्र शुरू होंगे या कब खत्म होंगे ये तो राज्यपाल डिसाइड करेगा, लेकिन अगर बीच में 1 दिन के लिए या 2 घंटे का 4 घंटे का गैप देना हो तो वो काम विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है। फिर है असंसदीय शब्दों को कार्यवाही में से हटाने का अधिकार। असंसदीय का मतलब कई बार बोलते बोलते जो भी सदस्य बात कर रहे हैं उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सही नहीं है। और आप सब जानते हैं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब की जो कार्यवाहियां होती है वो पूरी की पूरी रिकॉर्डेड होती है। तो उस रिकॉर्ड में से जो भी असंसदीय शब्द होते हैं उनको हटाने का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। फिर है समय क्रम निर्धारित करना।
सदन में कब शून्यकाल होगा, प्रश्नकाल होगा, बहस होगी, मतदान होगा, ये सब समय और क्रम विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। कब किए जाएंगे, क्या किया जाएगा, किसको कितना समय दिया जाएगा, ये काम विधानसभा अध्यक्ष करता है। फिर मतदान के परिणामों की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। अगर कोई वोटिंग हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या निकला, ये विधानसभा अध्यक्ष बताएगा। वोटिंग का मतलब ये नहीं कि किसी जिले में या किसी और जगह, वोटिंग का मतलब सदन में जो वोटिंग हुई है उसका परिणाम क्या निकला, वो विधानसभा अध्यक्ष बताएगा। निर्णायक मत देना, अब कई बार क्या होता है कि पक्ष में भी इतने ही वोट हैं और विपक्ष में भी उतने ही वोट हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वैसे तो विधानसभा अध्यक्ष वोट नहीं देता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट आए हैं तो फिर निर्णायक मत विधानसभा अध्यक्ष का होता है। सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष मत नहीं देता, परंतु विशेष परिस्थितियों में निर्णायक मत अध्यक्ष द्वारा ही दिया जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि कोई बिल पास हुआ कि नहीं हुआ। यह निर्धारित करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड करना भी विधानसभा अध्यक्ष का ही काम है। फिर दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देना, कोई जो इस दल को छोड़ के उसमें जा रहा है अपने फायदे के लिए, तो वो सब काम देखना कि ये बात सही है, शिकायत सही है कि नहीं है, और उसके लिए क्या एक्शन लिए जाते हैं, क्या उस सदस्य की सदस्यता को खारिज कर दिया जाएगा, तो ये सब काम भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये था आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताए हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद करने, याद तो आपको करने ही है, ये तो मेन क्वेश्चन हो ही गए, ये तो सरकार ने डिसाइड किया है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि आपको ये पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ताकि आप जब मार्क्स गेन करो तो मार्क्स को काटने की किसी भी एग्जामिनर के पास कोई गुंजाइश नहीं रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया, प्रॉपर हाईलाइटिंग करना, प्रॉपरली पॉइंट्स को डिफाइन करना, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, शब्द सीमा का ध्यान रखना, आंसर किस प्रकार से देना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। अभी आपके पास टाइम है, इस चीज को आप जो है आलस में मत गंवाइए, अच्छे से इस टाइम का सदुपयोग कीजिए ताकि जब भी एग्जाम हो आप बेस्ट मार्क्स गेन कर सको। थैंक यू।